डॉक्टर साहब देखिए, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में सब में मतलब मैच्योरिटी 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज है। अब वही तो होना ही चाहिए, हमारी वही क्वालिफिकेशन है, कर दिया है, लेकिन हम 62 साल में चले जाते हैं। नहीं लग रहे हैं सर ऐसा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय वाले 65 साल सेवा करते हैं। अनिल जी देखिए, अब हम लोग वास्तव में पूरी तरह एक्सपीरियंस्ड हैं और अच्छा पढ़ा सकते हैं और पूरा अनुभव दे सकते हैं। सर आ गए हैं क्या? जी सर। प्रोफेसर नंदलाल जी दिख रहे हैं क्या मुझे? हाँ बिल्कुल सर, मैंने ज्वाइन कर लिया है। नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार नमस्कार, मैं कुशवाहा बोल रहा हूँ। आपके साथ कार्य परिषद में 1 वर्ष काम किया है मैंने। नमस्कार नमस्कार, मैं कुशवाहा बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्ते सर। तो हम लोग तो डॉक्टर साहब काफी देर से बातचीत कर रहे हैं। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। कैंडिडेट से भी और मैनेजर साहब से भी काफी देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। नमस्ते। आप लोग शायद किसी काउंसलिंग में थे, आप लोग भी जो कुछ पूछना चाहें कैंडिडेट से पूछ ले। मैडम, प्राचार्य के पद के लिए आवेदन किया है मैंने महाविद्यालय के अंदर, और साक्षात्कार के लिए आपके सामने उपस्थित। जी, अपनी एजुकेशन के बारे में एक बार बता दें हम लोगों को। जी सर। मैडम शुरू से बताइए, क्या चीज पूछ रहे थे सर? अपनी एजुकेशन के बारे में, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? ग्रेजुएशन एंड ऑनवर्ड्स जो है बताएं अपना। मैडम मैंने बीए स्नातक मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से किया है, हिंदी विभाग से। एमए मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, पीएचडी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हिंदी साहित्य में किया है। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? मुझे सर 17 साल का। कोई ब्रेक तो नहीं है आपके एक्सपीरियंस में बीच में? नहीं, एक्सपीरियंस में कोई, लगातार मैंने अध्यापन और प्राचार्य पद का कार्य किया है। राजस्थान के आप रहने वाले, उत्तर प्रदेश से आपका कुछ संबंध है? मैडम वैसे तो पूरे भारत से संबंध है। नौकरी के लिए, कमाने के लिए व्यक्ति कहीं भी, यूपी में, बिहार में, कहीं भी जा सकता है। आज भी आप वहीं से जुड़े हैं? कहाँ से जुड़े हैं आज आप? ऑनलाइन। मैं झुंझुनू जिला का रहने वाला हूँ, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट मेरा वो है जिला। इस समय कहाँ हैं आप? इस समय मैं जयपुर में हूँ सर। यूपी आएंगे आप? जी। आपका हिंदी में एमए है क्या? हिंदी। राजस्थान में भी कहाँ, किस महाविद्यालय में है? जी सर। राजस्थान में किस महाविद्यालय में इस समय सेवा में है? संस्कार सह शिक्षा महाविद्यालय चिड़ावा। एक्सपीरियंस लेटर मैंने कहा लेकर के आइएगा। एक्सपीरियंस लेटर है सर मेरे पास। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये विधिवत है, इन लोगों को जो वेतन इन लोगों को कैश मिलता है और निरंतर होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। नहीं, ब्रेक नहीं है सर। इन लोगों को बैंक से नहीं मिलता है, वेतन इन लोगों को कैश ही मिलता है। वेतन तो सर नगद भुगतान होता है हमारे यहाँ। अरे डॉक्टर साहब, बैंक इसमें ही ट्रांसफर होता है सर, फाइनेंस में भी बैंक से होता तो थोड़ी प्रामाणिकता रहती है कि आपको वेतन का भुगतान जो है वो बैंक के माध्यम से ही करें, जो है बैंक के माध्यम से ही होता है। जी सर। कार्ड होना चाहिए। हमारे यहाँ तो सर राजस्थान में तो यही ट्रेंड है कि वो नगद ही भुगतान करते हैं। रेवेन्यू टिकट पर सिग्नेचर करवाते हैं, उसके बाद भुगतान करते हैं। उसमें उस महाविद्यालय में जो आपका चयन है वो संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदित है? अनुमोदित है सर। अभी जो मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ, पंडित दीनदयाल शेखावत हो और आपकी सेवा निरंतर हो, उसमें कहीं कोई गैप न हो जाए। नहीं, गैप नहीं है मेरा। और 2 जगह मैंने काम किया है, दोनों ही राजस्थान विश्वविद्यालय और पंडित दीनदयाल शेखावत विश्वविद्यालय सीकर से अनुमोदित है। भैया ये पीएचडी कब की है आपकी? 2003 की है सर।
आपके यहाँ राजस्थान में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है क्या? की जा रही है मैडम। आपका क्या योगदान है, क्योंकि प्रिंसिपल का तो बहुत जरूरी रोल होगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है सेशन से। आप इसको किस तरीके से लागू करेंगे, आपने कुछ सोचा है? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैडम जो शिक्षा नीति में जो सुधार किया है 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें अमेंडमेंट किया है, जो नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं उसके अंदर मैं चाहूँगा कि जो शिक्षा है उसके अंदर जो स्टूडेंट है वो आगे जाकर के रोजगार उनको कोई डॉक्टर साहब रिपीट कर दें अभी जो अभी प्रोफेसर अंशु ने पूछा। एक्चुअली आप जिस यूनिवर्सिटी के महाविद्यालय में अपियर हो रहे हैं साक्षात्कार के लिए, हाँ, वो जिस विश्वविद्यालय से जुड़ा है वो इसी सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है जी। और आप एक महाविद्यालय के प्राचार्य होंगे तो बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जानना चाहती हैं कि आप अपने महाविद्यालय में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास क्या रणनीति है, क्या करेंगे? जो भी आपकी भावी योजना हो वो बताएं। वो जो सरकार लागू करेगी शिक्षा नीति का उसका मैं पालन करूंगा महाविद्यालय के अंदर। और वो उन्होंने जो सिस्टम बनाया है बहुस्तरीय प्रवेश प्रणाली, या उसको लागू करके कि जो 1 साल के बाद में अगर कोई प्रवेश से वंचित रह जाता है, किसी कारण से महाविद्यालय छोड़ देता है, तो उन्होंने जो सिस्टम बनाया है उसको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या फिर डिग्री, उसको मैं पूरी तरह लागू करूंगा और जिससे उन बच्चों को नुकसान नहीं हो। अब अभी तक जिस तरीके से ग्रेजुएशन ऑफर की जा रही थी डिफरेंट फैकल्टी में, और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स रन होंगे, इनमें क्या ड्रास्टिक डिफरेंस क्या है जो है? इसमें ये था सर, अभी तक तो जो भी विद्यार्थी 10+2 करके आ रहे थे उनको एक विषय चुना हुआ विषय मिल रहा था, या फिर वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते थे और फिर उनको लिमिट के विषय पढ़ने पड़ते थे। जैसे अगर वो आर्ट्स के अंदर है तो उसने पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्षेत्र विस्तृत कर दिया है कि बच्चा कोई भी विषय पढ़ सकता है, किसी भी क्षेत्र में अध्ययन कर सकता है। तो उसका रुचि का सीमा तक ये जो होराइजन एक्सपेंड किया गया है ये अनलिमिटेड नहीं है, मतलब देयर इज लिमिट। वो लिमिट जरा एक्सप्लेन करें सर। उसको जो बच्चे को इंटरेस्ट है या वो जिस क्षेत्र में जाता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, वो उसको ऑफर किया जाए, उसको वो विषय दिया जाए और उस विषय की जो भी वो है स्थितियाँ वो उसके सामने पेश की जाए बच्चे की, जिससे वो अपना भविष्य बना सके। अब सपोज करिए कोई आप एडमिशन देंगे किसी को बीए फर्स्ट ईयर में जी, और पिछले साल में भी बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुए थे, तो पिछली साल बच्चे को जो कुछ पढ़ना पड़ रहा था उसके कंपैरिजन में इस साल आप उसको क्या ऑफर करेंगे? तो वो तो नई शिक्षा नीति के तहत जो उसी की रेप्लिका होगी या उससे डेविएशन होगा? डेविएशन होगा तो क्या होगा? सर जो गाइडलाइन हमें देंगे नई शिक्षा नीति के तहत, उसी रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करेंगे हम। हमारी तरफ से तो कुछ ऑफर करेंगे नहीं। रिसर्च पेपर्स आपके कितने पब्लिश्ड हैं? मेरे 3 पेपर पब्लिश हैं। 3 पेपर पब्लिश हैं। पीएचडी से अब तक कुल 3 रिसर्च पेपर हैं जी। और कॉन्फ्रेंस वगैरह में कभी सहभागिता की जो है आपने? नहीं, सेमिनार में गया हूँ सर। सेमिनार अटेंड किए सर मैंने। नहीं अटेंड किए या उसमें कुछ अपना खुद का मौलिक काम प्रस्तुत किया जो है? पेपर भी मैंने पब्लिश हुए हैं मेरे। 3 पेपर है। 3 पेपर तो खैर आपका जबकि पीएचडी हैं और जितना सेवा अनुभव है उसके तुलना में बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। इसको और बढ़ाइए जो है, क्योंकि अगर सफल होंगे तब तो आपको खुद मॉडल बन के आना पड़ेगा अपने बाकी टीचर्स के लिए जो है। भाई जब प्राचार्य की सीट पर बैठेंगे तो तरह तरह की योजनाएं इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी।
नहीं और करता आपका हूँ जो सर, मैं इसके स्टाफ है बारे में। उनको इनकरेज करना पड़ेगा, सेमिनार्स आयोजित करने पड़ेंगे महाविद्यालय में। जी सर। ये सब इंटरेस्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा कीन डिजायरस आपको होना चाहिए इस सब के प्रति जो है। सर समय अभी प्राइवेट कॉलेजों में शैक्षिक दृष्टि समय से थोड़ा तो कम मिलता है महाविद्यालय तभी प्रगति करेगा। समय वहाँ ज्यादा वो कंज्यूम करना पड़ता है महाविद्यालय के अंदर। कितना भी नैक करें मान्यता प्रिंसिपल प्राप्त है आपका कॉलेज? जी मैम। राजस्थान में आपका कॉलेज का नैक एक्रेडिटेड है? नहीं उससे नहीं है, मैनेजर साहब आप UGC से बताइए, और शेखावाटी विश्वविद्यालय से। महाविद्यालय की मान्यता है कि नहीं है? महाविद्यालय की मान्यता है सर। नैक के बारे में आपको जानकारी है? अगर कॉलेज में आप प्रिंसिपल होंगे तो नैक कराना भी आपकी एक जिम्मेदारी होगी, उसकी कितनी जानकारी है आपको? नहीं मैम उसके बारे में ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल की पोस्ट बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी और बहुत तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। और अब तो सेल्फ हायर फाइनेंस के एजुकेशन बाद में किस नैक के लिए संस्था नैक और उसकी अनिवार्य ग्रेडिंग होती है? तो सबको ही मालूम है, सभी को विदित है, और उसको कराना एक बहुत आवश्यक अंग है और बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि उनकी अनिवार्यता है कुछ अपने डॉक्टर क्राइटेरिया होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, जिसको जी जब सर। कोई इंस्टीट्यूशन फुलफिल करता है तभी उसको वो ग्रेड देते हैं जो है। हाँ सर, इतना तो मेरे को नॉलेज है सर कि वो निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण में कई सारे उनके बिंदु हैं जो अगर फॉलो करती है कॉलेज तो उसको ग्रेड देते हैं। कई कई स्टेजेस होती हैं, मतलब उन जी स्टेजेस के पार होने के बाद तब वो डिसाइड करते हैं वेदर टू इंस्पेक्ट दिस इंस्टीट्यूशन और नॉट। जी और सर। फिर जब आते हैं जो है तो आप उनके जो है कंपोनेंट वाइज अपने एक्सपेक्टेशन होते हैं, और उनको जो है जो कुछ उन्होंने इनपुट लिया था स्पॉट पे आके वेरीफाई करते हैं, जितने स्टेक होल्डर संस्था के होते हैं उनसे सबसे इंटरेक्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, बहुत सर रिगरस जैसे प्रोसेस होता है। तो जी सर। आपको संस्था में हर सेगमेंट की केयर करनी पड़ेगी, सबको जो है इतना डेवलप करना पड़ेगा कि उनके पैमानों पे आप खरे उतरें। जी सर, वैसे तो सर राजस्थान गवर्नमेंट और विश्वविद्यालय भी वो अनुमोदन के लिए या NOC के लिए निरीक्षण करने के लिए आते ही है। आप अपने प्रबंधक जी से बात करेंगे तो ऑलरेडी हमने जो है सभी संस्थाओं को विश्वविद्यालय की तरफ से लेटर भेज रखा है, सब लोग अपना नए रजिस्ट्रेशन कराएं, और भविष्य में कोई भी एडिशनल प्रोग्राम वगैरह देने के लिए हम लोग ये इसको बाइंडिंग लगा रहे हैं कि अगर संस्था नए एक्रेडिटेड होगी तभी उसको हम कोई सेकेंड प्रोग्राम देंगे, अदरवाइज जहाँ जिस स्थिति में है वही रहेगी, उस संस्था का फर्दर इवोल्यूशन नहीं संभव है। नहीं सर, मेरा अगर होता तो मैं कोशिश करूंगा कि महाविद्यालय में जो कमियां है या वो जो भी आवश्यकता है वो पूरी की जाए। और एक चीज जो हम भी कहना चाहेंगे वो ये है कि आपको मैनेजर साहब से तालमेल करके ही आपको ये सब करना पड़ेगा, तो मैनेजर साहब को भी समझना पड़ेगा ना कि नैक करवाना है तो नैक करवाना है, नैक के लिए लाइब्रेरी लैब वो फिजिकली बहुत कुछ वेरीफाई करते हैं, इवन दे गो टू द स्टूडेंट्स, ये तक उनसे भी वार्तालाप करते हैं, तो आपके स्टूडेंट्स को भी तैयार हर रखना स्टेक होल्डर को। हाँ सबको। वो तो भाई तभी होगी। ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रिंसिपल साहब को खपना पड़ेगा उसमें, और फाइनेंस मैनेजर साहब को जुटाना पड़ेगा। ऑनलाइन है इसलिए हम लोग कहना चाह रहे हैं कि मैनेजर साहब भी सुन लें, इसको समझ लें। जी सर, बिल्कुल निरीक्षण कराने में, विद्यालय की स्थिति को बनाने में, सुधारने में पैसा भी खर्च करना पड़ता है। जी सर, अकेले प्रिंसिपल कुछ नहीं कर पाता उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। भैया जरा ये हाँ एक चीज मैं पूछ रहा हूँ कि प्रिंसिपल सिर्फ जो कर रहे हैं आप, इसके अलावा जो टीचिंग कंट्रीब्यूशन आपका प्रिंसिपल का होता है कि नहीं होता है? आप प्रिंसिपल जी के हैं? नहीं, मैं तो क्लासें लेता हूँ सर, जब भी समय मिलता है। नहीं लेते हैं, लेना मजबूरी है कि ये ड्यूटी में है? नहीं सर, वो तो किसी पोस्ट पे रहो, ये तो उसका वही है, मूल कर्तव्य ही है कि वो टीचिंग। नहीं देखिए मैं आपको मतलब है कि ये आप एडिशनल एक्टिविटी और शौक के तौर पे करते हैं, या बीइंग प्रिंसिपल आपका ये ड्यूटी का पार्ट है, ये डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं। हाँ ये ड्यूटी का पार्ट तो नहीं है सर,
नहीं नहीं, ये गलत है। अपने दिमाग से ये निकाल लीजिए जी सर। कि जब भी आप फ्री हुए, मतलब प्रिंसिपल का भी अगर आप हैं तो आपको क्लास लेना जरूरी है। टीचिंग एंड रिसर्च में प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है। वैसे तो शौक भी होना चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए, टाइम मिले तो आपको क्लास लेना चाहिए। नहीं, मैं पढ़ाता हूँ सर, हर लेकिन प्रिंसिपल पहले टीचर है, उसके बाद उसके ऊपर वो अतिरिक्त दायित्व है जो है प्रशासनिक वाला है। नहीं, मैं मैं आपकी भी बात में सहमत हूँ सर। हफ्ते में 8 पीरियड लेता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं भी लेता हूँ सर पीरियड, लेकिन समय सर प्राइवेट कॉलेजों में इतना कम मिलता है कि वो अध्यापन की तरफ जा ही नहीं सकते, इतना काम रहता है। अरे बहुत टाइम रहता है, सेल्फ फाइनेंस में बहुत टाइम रहता है। आप जो टीचर ना आवे उसको घुस के पढ़ाने लगिए। आप सोशियोलॉजी के हैं, आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, अच्छे ज्ञान दे सकते हैं उसमें। टीचर्स को अगर कोई लीव पर है तो या तो इंटरनल मैनेजमेंट कर दीजिए, दूसरे टीचर को लगा दीजिए, या फिर खुद ही पढ़ाने लगिए। इससे क्रेडिट बनता है आप ही का। ये नहीं कि अनुशासन की समस्या सॉल्व होती है। और दूसरी चीज ये कि ऐसा नहीं कि सैलरी कम है, सैलरी कम है लेकिन आपका डिवोशन जाहिर होता है इसमें, ये चीज अच्छी बात होती है। भाई आपकी केवल एक चीज नहीं पसंद आई हम लोगों को जी कि सर। आपके 3 पेपर हैं जी, केवल 3 पेपर हैं आपके, ये चीज कम पसंद आई। शिक्षा धर्म से जुड़िए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आप विद्यालय में शैक्षिक वातावरण कैसे पैदा कर पाएंगे। नए इंस्पेक्शन की जिसकी ओर इंगित किया डॉक्टर साहब ने, जी सर। ये सब इसके सबके बहुत मार्क्स होते हैं। जी जी, ये सब देखना ये जो पड़ेगा। 3 रिसर्च पेपर हैं आपके, वो जर्नल्स में हैं कि साधारण पत्रिकाओं में? मैं साधारण पत्रिकाओं में है सर। अरे सोशियोलॉजी ना आपका सब्जेक्ट? नहीं नहीं, हिंदी है सर मेरा। हिंदी है। अच्छा, हिंदी है, चलिए कोई बात नहीं। कुछ भी हिंदी में है बड़े ही मतलब लेकिन अच्छे स्तर के जर्नल निकलते हैं देश में। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं नहीं, तो ये प्रयास ये है आपको कि आपका कोई अपना मौलिक चिंतन और उत्कृष्ट लेखन हो तो उसके लिए पूरा स्थान है अच्छे जर्नल्स में। जी हाँ बिल्कुल है, बहुत अच्छा है। और आप क्योंकि बता रहे हैं 2003 से पीएचडी हैं, तो इतनी अवधि में थोड़ा सा जो है अगर देखा जाए तो और ज्यादा आपका योगदान होना चाहिए, ताकि आप जिस संस्था में है उसकी और आपकी आइडेंटिटी इन्हीं कंट्रीब्यूशन से बनती है। जी सर। होता क्या है कि वास्तव में पीएचडी के बाद ही रिसर्च होती है। पीएचडी के बाद इतना माइंड आदमी कंफर्टेबल हो जाता है, तो वो जो आत्मचिंतन निखर के आता है फिर इसके बाद। तो पीएचडी का आधार पर तो नौकरी मिल गई, जो भी करने लगे, इसके बाद तो स्वयं की प्रतिभा दिखाने का समय खूब मिल जाता है जी। तो अब जब इस क्षेत्र में आप हैं तो मतलब कभी भी शुरू कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, बाकी तो ये है कि अच्छी बात करेंगे इस बारे में। जी सर। और डॉक्टर साहब जो पूछना हो पूछ लीजिए। समय पास कर रहे हैं हम लोग। सर ठीक है, फिर हम लोग जो है इसको डॉक्यूमेंट्स जो है एक बार देख लेंगे मंगा के कैंपस में, और बस उसके बाद जो है वो हो जाएगा। और कोई कैंडिडेट है क्या? एक ही और कोई है मैनेजर साहब? नहीं सर, एक ही कैंडिडेट है। हाँ एक ही चल जाता है, अब एक ही कैंडिडेट चल तो जाता है, लेकिन एक से ज्यादा भी कोई लाना हाँ, चाहे अगर प्राइस हो तो हम लोग जो है कंपैरेटिव उस बेसिस पे जो है अपना कर सकते हैं। जी जी जी। कैंडिडेट भी ढूंढने पड़ते हैं, बड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है। ये बात तो सही है सर। ठीक है फिर, नमस्ते। ठीक, धन्यवाद सर। सबको नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।